हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्वागत है। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर को पढ़ रहे हैं और इसमें अभी तक 9 लेक्चर हो चुका है और ये हम लोग का 10th नंबर लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे रेजोनेंस के बारे में कि रेजोनेंस क्या होता है और आप लोगों को बताए थे कि रेजोनेंस तभी पॉसिबल है जब उसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो और लोन पेयर प्रेजेंट हो। बिना पाई बॉन्ड और लोन पेयर के रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होता है। केवल पाई बॉन्ड से भी रेजोनेंस हो सकता है, लोन पेयर से भी रेजोनेंस हो सकता है, लेकिन दोनों में से कोई एक का होना कंपलसरी है। इसके पिछले वाले लेक्चर में आप लोगों को क्लोरोबेंजीन का हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाए थे और टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आया था और आप लोग को बताए थे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो आप लोग को एक होमवर्क दिए थे कि ये जो फिनॉल है, इस फिनॉल का बोले थे आप लोग को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। तो आप लोग बना लिए होंगे। अब चलिए इसको मिलाते हैं। फिनॉल हम लोग कहते हैं किसको है, तो आप लोग को बताए थे कि बेंजीन में जब एक अल्कोहल ग्रुप आकर के अटैच होता है तो उसको हम लोग फिनॉल कहते हैं। तो ये हम लोग का बेंजीन का स्ट्रक्चर है जिसमें कि 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और अल्कोहल OH को कहते हैं। हम O और H को अलग अलग दिखा रहे हैं, एक साथ भी दिखा सकते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर में 2 लोन पेयर होता है। अब ये एक लोन पेयर जो है वो इस जगह पर डबल बॉन्ड को लाएगा और यहाँ का जो पाई बॉन्ड है ये ऑर्थो पोजिशन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को लाएगा। तो ये जो रोटेशन है पाई बॉन्ड का और लोन पेयर का, इसी को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। तो यहाँ पर कंजुगेशन के कारण रेजोनेंस पॉसिबल हो रहा है। तब हम लोग देखते हैं यहाँ पर जरा क्या कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। तो ये दोनों पाई बॉन्ड जिस जगह पे था उसको रहने देना है। यहाँ पर पहले सिंगल बॉन्ड था, अब ये लोन पेयर के कारण एक बॉन्ड और आ जाएगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया ऑक्सीजन के साथ। अब यहाँ पर यह हाइड्रोजन, अब इस ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर था, एक हट गया तो एक लोन पेयर बाकी है। और जिस जगह से इलेक्ट्रॉन हटा वहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, तो जिस जगह से इलेक्ट्रॉन हटता है उस जगह पर हम लोग पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं। अब यहाँ पर का जो पाई बॉन्ड था ये ऑर्थो पोजिशन पर लोन पेयर को लगा। तो यहाँ का जो एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा लोन पेयर और लोन पेयर ही निगेटिव चार्ज है। तो इस जगह पे लोन पेयर भी दिखा सकते हैं और निगेटिव चार्ज भी दिखा सकते हैं। तो ये इसका पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अब ये क्या करेगा कि यहाँ का जो ये लोन पेयर है ये इस जगह पर पाई बॉन्ड को लाएगा और ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये पारा पोजीशन पर है ना। आप लोग को बताया था इसको ऑर्थो, इसको मेटा, इसको पारा कहते हैं। ये पारा पोजीशन पर मतलब ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट कर जाएगा और ये जैसे का था वैसे ही रहेगा। तो इसका अगर हम लोग फिर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ ऐसा देखने में लगेगा। तो यहाँ पर पहले पाई बॉन्ड नहीं था, अब ई लोन पेयर इस जगह पर पाई बॉन्ड को ला दिया और यहाँ का पाई बॉन्ड उठ करके इस जगह पे आ गया और ये पहले से मौजूद है। ऊपर भी जिस तरह से है सेम टू सेम हम लोग को उस तरह से बना देना है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये वाला पाई बॉन्ड हटेगा तो लोन पेयर यहाँ पहुंच जाएगा। तो लोन पेयर ही निगेटिव चार्ज है, इस बात को आप लोग को दिमाग में रखना है। जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाता है उस जगह पर हम लोग निगेटिव चार्ज से दिखाते हैं। तो ये हम लोग का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आया। अब इसका रेजोनेंस क्या बन सकता है, तो ये फिर इस जगह पर पाई बॉन्ड को लाएगा और ये वाला पाई बॉन्ड जो है ये फिर ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ा देगा। तो अगर हम लोग इसके रेजोनेंस को दिखाएंगे तो फिर कैसे दिखाएंगे जरा ध्यान दीजिए। तो यहां पर हम लोग का फिर से डबल बॉन्ड है, जिस तरह से था सेम टू सेम हम लोग वैसे रखेंगे। अब यहां पर का पाई बॉन्ड सेम टू सेम है। इस जगह का जो पाई बॉन्ड है लोन पेयर है वो इस जगह पे डबल बॉन्ड ला देगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ का जो डबल बॉन्ड था वो लोन पेयर को यहाँ पे पहुंचा देगा। लोन पेयर भी दिखा सकते हैं और निगेटिव चार्ज भी दिखा सकते हैं। तो इससे रेजोनेंस अब यहाँ पे पहुंच चुका है। अब क्या करेंगे कि यहाँ का जो लोन पेयर है वो इस पोजिशन पर पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड को लाएगा और ये जो डबल बॉन्ड लोन पेयर बदला था बॉन्ड में, वो बॉन्ड फिर से इस जगह पर ला देगा लोन पेयर को। तो ये लास्ट स्ट्रक्चर अब बनने वाला है, ठीक से ध्यान देना है यहाँ पर। तो इस जगह पर हम लोग अब देख रहे हैं कि ये डबल बॉन्ड से अब फिर से हो गया सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर ऑक्सीजन एक लोन पेयर पहले से है और जैसे यहाँ पर से बॉन्ड इधर जाएगा तो यहाँ पे लोन पेयर आएगा। लोन पेयर का मतलब निगेटिव, एक निगेटिव और पहले से था वहां पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा और इस जगह पर लोन पेयर आ जाएगा। तो निगेटिव पॉजिटिव यहाँ से कैंसिल हो गया और अब यहाँ पर पाई बॉन्ड पहले से है, इस जगह पे भी पाई बॉन्ड पहले से है और ये वाला लोन पेयर इस जगह पर पाई बॉन्ड को ला दिया। तो टोटल इतने तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। तो कितना स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 और 5। तो हम लोग को पूछेगा कि फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नंबर कितना है, तो हम लोग आंसर कितना बताएंगे, आंसर बताएंगे 5। अब बताओ कि इसमें किस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है। तो अगर हम लोग देख रहे हैं तो अगर हम लोग इसको स्ट्रक्चर नंबर 1 कर देते हैं
इसको स्ट्रक्चर नंबर 2 कर देते हैं। ये हम लोग का स्ट्रक्चर नंबर 3 है, ये स्ट्रक्चर नंबर 4 और ये स्ट्रक्चर नंबर 5। तो टोटल 5 हो गया। इसमें और इसमें 1 नंबर और 5 नंबर कुछ स्टूडेंट को सेम लगता है। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, जहां जहां पे डबल बॉन्ड था वहां वहां पर अब सिंगल बॉन्ड हो गया, जहां जहां सिंगल बॉन्ड था उस जगह पे डबल बॉन्ड। तो ये बताता है रेजोनेंस। रेजोनेंस इसी चीज को बताता है कि बेंजीन में जो ये पाई बॉन्ड है ये इसमें मूव करते रहता है। तो अगर आप सब सारे स्ट्रक्चर को मिलाकर अगर इसका हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? तो जरा ध्यान देना है। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड देखने में कैसा होगा? तो इसमें पाई बॉन्ड मूव कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें जो ये पाई बॉन्ड है ये इसमें मूव कर रहा है। उसके बाद यहां पर सिंगल बॉन्ड दे रहे हैं, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है और इस पर 2 लोन पेयर था। अब इस जगह पर जो डबल बॉन्ड था उसको हम डॉट से दिखा रहे हैं, क्योंकि किसी में सिंगल भी है किसी में डबल भी है। तो जहां पर भी पाई बॉन्ड आया है उस जगह पर हम लोग को इस तरह से दिखाना है। अब देखो, इस ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज प्रेजेंट था? तो पॉजिटिव चार्ज। तो इसको हम लोग को दिखा रहे हैं डेल्टा पॉजिटिव से। अब इसमें देखो कि ऑर्थो पर है नेगेटिव चार्ज, इसमें है पारा पे नेगेटिव चार्ज और फिर इसमें है ऑर्थो पर। तो इसका मतलब ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज दिखाना है डेल्टा माइनस और फिर ये पारा पर भी दिखाना है डेल्टा माइनस। मेटा पोजीशन पर देखो, पूरे स्ट्रक्चर में कहीं पर भी मेटा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो ये हम लोग का जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। पिछले लेक्चर में हम काफी डिटेल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ध्यान रखना है कि फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आएगा तो हम लोग इस तरह से इसको बनाएंगे। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। तो लिख लिया आप लोग। तो अभी हम लोग देखें कि फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ किया जाता है। अगर एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन हिंदी में आता तो कैसे आता? तो वहां पे लिखा रहता कि फिनॉल की अनुनाद संरचना को लिखें। ये जो फिनॉल है इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बोलते हैं अनुनाद संरचना। तो वहां पर हिंदी में क्वेश्चन लिखा रहता है कि फिनॉल की अनुनाद संरचना को लिखे। तो वहां पर हम लोग इस तरह से इसको बनाते हैं। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर एक आईआईटी जेईई में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, जरा देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेजोनेंस इन्वॉल्व। रेजोनेंस इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है रेजोनेंस के लिए? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि चेंज इन द पोजीशन ऑफ एटम। कहता है कि रेजोनेंस जो है, ये जो रेजोनेंस है इसमें क्या होता है? तो इसमें बोल रहा है कि चेंज इन द पोजीशन ऑफ एटम। रेजोनेंस में एटम का पोजीशन चेंज होता है। ये सही है या गलत है? तो बिल्कुल गलत है। रेजोनेंस में बॉन्ड, पाई बॉन्ड मूव करता है, ना ही एटम मूव करता है। एटम अपने जगह पर रहता है। जिस जगह पर ऑक्सीजन होना चाहिए, जिस जगह पर हाइड्रोजन होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए, वो उसी जगह पे प्रेजेंट रहता है, लेकिन उसमें पाई बॉन्ड मूव करता है। तो याद रखना है कि ये फर्स्ट ऑप्शन गलत है। तो अब सेकंड नंबर ऑप्शन में यहाँ क्या दिया है कि चेंज इन द पोजीशन ऑफ बोथ सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन। बोल रहा है क्या कि इसमें सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन दोनों चेंज करता है। तो याद रखना है कि ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि केवल पाई इलेक्ट्रॉन ही चेंज करता है। इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो था वो चेंज नहीं करता है। याद रखना है कि रेजोनेंस में केवल पाई इलेक्ट्रॉन चेंज करता है, ना ही कौन सा इलेक्ट्रॉन चेंज करता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो ये हम लोग का सेकंड ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन क्या दिया है कि चेंज इन द पोजीशन ऑफ ओनली पाई इलेक्ट्रॉन। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आंसर क्या होगा कि केवल पाई इलेक्ट्रॉन ही इसमें चेंज करता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सी नंबर। डी नंबर ऑप्शन क्या दिया कि चेंज इन द पोजीशन ऑफ ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन। बोल रहा है क्या कि रेजोनेंस में सिग्मा इलेक्ट्रॉन मूव करता है या सिग्मा इलेक्ट्रॉन चेंज करता है। तो ये भी गलत है। तो याद रखना कि रेजोनेंस केवल, रेजोनेंस में होता क्या है? तो पाई इलेक्ट्रॉन मूव करता है, पाई इलेक्ट्रॉन चेंज करता है। तो इसका सही आंसर आप लोग को समझ में आया? तो आप लोग को हिंदी में भी हम समझा दिए हैं। आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं कि रेजोनेंस में केवल पाई इलेक्ट्रॉन क्या करता है? पाई इलेक्ट्रॉन चेंज करता है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन होता है। ध्यान में रखना है आप लोग को। तो ये हम लोग का आईआईटी जेईई में क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब एक क्वेश्चन लेते हैं सीबीएसई बोर्ड का, जो कि सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पर देखिए 2014 में सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जरा देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्लोरोबेंजीन आर लेस रिएक्टिव देन क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन एक्सप्लेन। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन का जो क्रियाशीलता जो है वह कम है ना? किससे? क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन से। जरा क्वेश्चन को ठीक से समझिए। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि क्लोरोबेंजीन का जो क्रियाशीलता को ही कहते हैं रिएक्टिविटी। इसको हिंदी वाले स्टूडेंट लिख सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन की क्रियाशीलता कम होती है क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन से। क्यों? इसका आंसर जानना है। तो जरा समझते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्लोरोबेंजीन
तो आप लोग ये देखिए कि पहले क्लोरोबेंजीन कहते हैं किसको है, तो बेंजीन में जब ऊपर में क्लोरो जुड़ जाएगा तो इसी को हम लोग क्लोरोबेंजीन बोलेंगे। तो ये हम लोग का हो गया क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरीन के बारे में हम लोग को पता है कि क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, तो एक बॉन्ड बनाया है तो इसका मतलब इसके ऊपर 3 लोन पेयर होगा। तो ये हम लोग का स्ट्रक्चर हो गया क्लोरोबेंजीन का। उसके बाद क्या बोल रहा है कि क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, साइक्लो मतलब होता है बंद और हेक्सेन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, तो इसका मतलब बंद होना चाहिए और 6 कार्बन से बंद होना चाहिए। तो ये हम लोग का हो गया साइक्लोहेक्सेन, इसमें लगा हुआ है क्लोरो, तो हम लोग एक नंबर पर क्लोरो ग्रुप को अटैच कर देंगे। तो इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में कंपेयर करना है कि इसमें इसका जो रिएक्टिविटी है वो कम है और इसका रिएक्टिविटी ज्यादा है। मतलब रिएक्शन में अगर इन दोनों को रिएक्शन करने भेजा जाएगा तो ये रिएक्शन में पहले भाग लेगा, ये रिएक्शन इसका रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगा, इसका रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। तो बताना है कि इसका रिएक्टिविटी कम क्यों है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि रेजोनेंस के बनने से स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जहां पर सिंगल बॉन्ड है वहां पे डबल बॉन्ड आ जाता है। तो ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड के कारण उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। तो रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ता है और जहां स्टेबिलिटी बढ़ेगा वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर रिएक्टिविटी घट जाएगा। तो ध्यान रखना है कि जिस जिस जगह पर रेजोनेंस बनेगा उस जगह पर स्टेबिलिटी बढ़ेगा और उसका रिएक्टिविटी क्या होगा, घटेगा। तो क्या देख रहे हैं कि इस क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि पाई सिग्मा पाई मतलब लोन पेयर सिग्मा और पाई आ गया। तो यहां पर देखो कंजुगेशन है, लेकिन यहां पर भी लोन पेयर प्रेजेंट है, लेकिन इस जगह पर कोई पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो यहां पर लोन पेयर है सिग्मा है लेकिन पाई नहीं है, तो यहाँ रेजोनेंस नहीं बनेगा, यहाँ रेजोनेंस बनेगा। तो ध्यान रखना है कि इसमें रेजोनेंस बनने के कारण क्या होगा कि यहाँ का जैसे पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और ये लोन पेयर यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर सिंगल से हो जाएगा डबल बॉन्ड। आप लोग को क्लोरोबेंजीन का हम रेजोनेंस बताए थे, तो अगर इसका रेजोनेंस हम लोग इसका बनाएंगे तो यहाँ पर क्या आने वाला है, तो इस जगह पर हम लोग देख रहे हैं कि सिंगल से हो जाएगा डबल बॉन्ड। मतलब ये क्लोरीन जो पहले सिंगल बॉन्ड में था अब वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डबल बॉन्ड में। तो ये हम लोग का इसका रेजोनेंस आ जाएगा, है ना। इस जगह पे लोन पेयर आ जाएगा। तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड से स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, तो ये ज्यादा स्टेबल है इसके कंपेयर में। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, आंसर ये लिखेंगे कि क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस बनने के कारण उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, इस कारण से उसके क्रियाशीलता का मान, रिएक्टिविटी का मान घट जाता है। जबकि क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन में रेजोनेंस नहीं बनने के कारण इसका स्टेबिलिटी कम होता है, इस कारण से इसके क्रियाशीलता का मान ज्यादा होता है। तो ध्यान रखना है कि रिएक्टिविटी उसी का ज्यादा होगा जिसमें रेजोनेंस नहीं बनेगा, और अगर रेजोनेंस बन गया तो उसका रिएक्टिविटी क्या हो जाता है, रिएक्टिविटी घट जाता है। तो ये क्वेश्चन 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, आप लोग को दिमाग में रखना है कि रेजोनेंस यहाँ बना इसलिए रिएक्टिविटी घटा। अच्छा, इन दोनों में स्टेबल ज्यादा कौन है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है। अगर स्टेबिलिटी पूछता तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता, इसका स्टेबिलिटी कम होता, लेकिन यहाँ स्टेबिलिटी ने पूछ करके यहाँ पूछ दिया है रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी पूछेगा तो ध्यान रखना है कि जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है उसका रिएक्टिविटी क्या होता है, कम होता है। तो ये क्वेश्चन को दिमाग में आप लोग को रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि वाई विनाइल क्लोराइड लेस रिएक्टिव देन इथाइल क्लोराइड। ये बिहार बोर्ड 2017 का क्वेश्चन है, जरा ध्यान देना है सही तरीका से। इसमें भी देखो क्वेश्चन रिएक्टिविटी से ही रिलेटेड है ना। अब ये विनाइल क्लोराइड क्या होता है, इथाइल क्लोराइड तो आप लोग समझते होंगे, ये विनाइल क्या होता है जरा उसके बारे में समझो। विनाइल हम लोग बोलते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, इतना का नाम है विनाइल, और इसी में अटैच हो गया है Cl, तो इसका नाम हो गया है विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड। अब ये इथाइल क्लोराइड क्या है, तो इथ का मतलब कितना होता है, इथ का मतलब होता है 2 कार्बन। तो ये हम लोग का CH3 CH2 और Cl, इसी का नाम है इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड, तो ये हम लोग के लिए इथाइल क्लोराइड है। वैसे आप लोग जानते होंगे कि इथ का मतलब होता है 2 और YL में होता है दुगना से 1 ज्यादा। तो C2H5Cl ये इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला है, इसी को स्ट्रक्चर में दिखा है। यहाँ पे देखो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन, हाइड्रोजन 5 होना चाहिए, तो 3 और 2 5 और 1 Cl। अब इन दोनों के स्ट्रक्चर में ठीक से देखो कि किसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। तो यहाँ पर क्लोरीन पर 3 लोन पेयर होगा, ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट करेगा, तो यहाँ का जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट करेगा। तो अगर इसका हम रेजोनेंस बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं, ये बना सकते हैं CH2, ये डबल से हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा CH, ये हम लोग का सिंगल बॉन्ड से हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ Cl, इस पर 2 लोन पेयर बचेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किया, मतलब इस जगह पर लोन पेयर आ जाएगा। तो जरा ध्यान देना है कि इसमें रेजोनेंस बन गया,
लेकिन इसमें रेजोनेंस नहीं बनेगा। लोन पेयर तो है, लेकिन ये लोन पेयर यहां शिफ्ट करेगा तो पाई बॉन्ड इसमें प्रेजेंट नहीं है। इसमें कंजुगेशन नहीं होने के कारण जब भी कंजुगेशन होगा तभी वहां पर रेजोनेंस पॉसिबल है। तो इसका मतलब विनाइल क्लोराइड रेजोनेंस बनाता है, जबकि इथाइल क्लोराइड रेजोनेंस नहीं बनाता है। तो आंसर क्या लिखेंगे कि इसमें विनाइल क्लोराइड में रेजोनेंस बनने के कारण इसके स्टेबिलिटी का मान बढ़ जाता है, इस कारण से इसका रिएक्टिविटी घट जाता है। इस कारण से विनाइल क्लोराइड का रिएक्टिविटी क्रियाशीलता कम है और इथाइल क्लोराइड का क्रियाशीलता क्या है, ज्यादा है। तो आंसर क्या लिखेंगे कि विनाइल क्लोराइड में रेजोनेंस बनने के कारण, इस तरह से दिखा देना है, रेजोनेंस बनने के कारण इसमें स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, अस्थाई बढ़ जाता है और क्रियाशीलता का मान घट जाता है। जबकि इथाइल क्लोराइड में रेजोनेंस नहीं बन पाता है, इस कारण से इसके क्रियाशीलता का मान ज्यादा होता है और विनाइल क्लोराइड की क्रियाशीलता का मान क्या होता है, कम होता है। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। तो अब रेजोनेंस के बारे में लास्ट बात बच गया है कि रेजोनेंस तभी पॉसिबल है जब उसमें कंजुगेशन होगा। कंजुगेशन होता क्या है, लोन पेयर सिग्मा पाई, इसको हम लोग कंजुगेशन कहते हैं। पाई सिग्मा पॉजिटिव, इसको कंजुगेशन कहते हैं। पाई सिग्मा निगेटिव, पाई सिग्मा पाई। तो अगर पाई सिग्मा पाई मतलब एक के बाद एक होना चाहिए। याद रखना है कि रेजोनेंस तभी पॉसिबल है जब उसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो या लोन पेयर प्रेजेंट हो या दोनों प्रेजेंट हो। लेकिन अगर दोनों में से एक भी प्रेजेंट न है तो वहां पर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस बात को आप लोग को दिमाग में रखना है। तो अभी हम लोग देखते हैं पहला कंडीशन कि ये पाई लोन पेयर सिग्मा और पाई होता क्या है। तो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले क्लोरोबेंजीन को देखे थे। क्लोरोबेंजीन में देखिए ये लोन पेयर हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये पाई हो गया। तो लोन पेयर सिग्मा पाई, अगर इस तरह का कंडीशन है तो समझ जाना कि इसमें रेजोनेंस क्या है, इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। ये कौन सा कंडीशन होता है, इसका एग्जाम्पल को देखते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में ये समझो कि यहाँ पर CH2 है, डबल बॉन्ड है, ये CH है, सिंगल बॉन्ड है, और इस जगह पर हम लोग का CH2 है, इस कार्बन पर हम लोग का पॉजिटिव चार्ज है। तो जरा ध्यान दो, यहाँ पर हो गया ये पाई, ये हो गया सिग्मा, ये हो गया पॉजिटिव। तो इसका मतलब इसका रेजोनेंस पॉसिबल है। अगर इसमें कंडीशन देखेंगे तो क्या होगा, तो सेम टाइप यहाँ पर CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH, इस कार्बन पर इस बार निगेटिव चार्ज आ गया। तो ये हम लोग का थर्ड वाला कंडीशन हो गया कि पाई है, सिग्मा है, निगेटिव है। इसका मतलब इसका भी रेजोनेंस पॉसिबल है। और इसका कंडीशन क्या आएगा, तो इसके कंडीशन में बीच में आना चाहिए सिग्मा। तो इस तरह का एक कंडीशन है कि यहाँ पे पाई बॉन्ड है और यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है। तो जरा देखो यहाँ पर इसके कंडीशन में पाई बॉन्ड सिग्मा पाई बॉन्ड, पाई सिग्मा पाई, तो इसमें भी रेजोनेंस पॉसिबल है। तो ये हम लोग 4 कंडीशन है रेजोनेंस बनने का। अगर ये 4 कंडीशन किसी भी स्ट्रक्चर में दिखेगा तो समझना है कि उसका रेजोनेंस पॉसिबल होगा। अगर मान लो कि हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं एनिलीन। एनिलीन का फॉर्मूला होता है कि बेंजीन के ऊपर NH2, बेंजीन के ऊपर जब NH2 आता है तो इसको एनिलीन कहते हैं। अब नाइट्रोजन के पास में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें से वो 3 बॉन्ड बनाता है, उसके पास एक लोन पेयर बच जाता है। तो ये लोन पेयर है। तो देखो लोन पेयर सिग्मा पाई, इसका मतलब यहाँ भी रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस पॉसिबल है। तो इस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं कि किस में रेजोनेंस होगा और किस में रेजोनेंस नहीं होगा। आपको बोलेगा सर इसका रेजोनेंस कैसे बनेगा, तो पिछले लेक्चर में हम ये दोनों का स्ट्रक्चर आप लोग को बताए हुए हैं कि इसका रेजोनेंस कैसे बन सकता है। इसमें क्या होगा, इसमें अगर ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करेगा तो ये यहाँ पर शिफ्ट करेगा। तो जरा ध्यान दो, इसका रेजोनेंस अगर हम लोग बनाना चाहेंगे तो कैसे बना पाएंगे। तो यहाँ पर पहले सिंगल बॉन्ड था, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड कहाँ का है, ये डबल बॉन्ड है। तो यहाँ से हटा, जिस जगह से हटता है उस कार्बन पर आ जाता है पॉजिटिव। अब यहाँ का लोन पेयर यहाँ शिफ्ट करेगा तो इस जगह पर आ जाएगा निगेटिव। तो इसका रेजोनेंस ये बना। इसका उल्टा भी हो सकता था, इधर का डबल बॉन्ड इधर गया तो इधर के भी डबल बॉन्ड को इधर ला सकते थे। इधर लाते हैं तो इस जगह पे पॉजिटिव आता और इस जगह पे निगेटिव आता। तो ध्यान रखना है कि ये 4 कंडीशन में है। अगर ये 4 कंडीशन आप समझते हैं, कंजुगेशन को समझते हैं, तो रेजोनेंस लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। ध्यान रखना है। अगर इसका रेजोनेंस बोलेगा बनाने, क्या करेंगे, यहाँ का पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव उठ करके यहाँ आ जाएगा। यहाँ का अगर पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा तो इसका तो हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा 4 बॉन्ड, इसका बॉन्ड घट जाएगा तो ये पॉजिटिव उठ करके इस जगह पर आ जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है आप लोग को, तो ध्यान में रखना है। इसका क्या होगा, यहाँ का अगर पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। मतलब अगर ये यहाँ से यहाँ आया तो ये सिंगल्स हो जाएगा डबल, और यहाँ का एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, यहाँ मतलब निगेटिव, यहाँ से उठ करके यहाँ आ जाएगा। तो आप लोग को हम कई तरीका से रेजोनेंस के बारे में कई एग्जाम्पल को लेकर के बता चुके हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है रेजोनेंस के बारे में। कल के लेक्चर में फिर से हम लोग का रिएक्शन स्टार्ट होगा। रिएक्शन में अभी तक हम लोग एडिशन रिएक्शन को पढ़ चुके हैं। एडिशन रिएक्शन हम लोग मार्कोव-निकोव रूल और एंटी मार्कोव-निकोव रूल को देख चुके हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रेजोनेंस पे जो हम लोग इतना डिटेल में पढ़े, इतना डिटेल में फिलहाल जानना नहीं था हमको, केवल ये बताना था कि 2-3 क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है उसको समझाने के लिए हम इस डिटेल में जाकर के आप लोग को इसको बताए हुए हैं।
ठीक है, तो अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होगा। थैंक यू।